पहले 1 से 2 साल नीट यूजी क्लियर करने के लिए पढ़ो। नीट यूजी क्लियर हो जाए तो फिर एमबीबीएस में आके एमबीबीएस की पढ़ाई करो। एमबीबीएस की पढ़ाई करते करते फिर 1 से 2 साल लगा के नीट पीजी की पढ़ाई करो। एंड नीट पीजी क्लियर हो जाए तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करो, फिर भी 3 साल के लिए। अगर वो खत्म होने के बाद बाहर जाने की इच्छा हो तो फिर प्लैब, यूएसएमएल या फिर एमआरसीपी जैसे एग्जाम्स के लिए पढ़ो। एंड वो क्लियर होने के बाद भी और 6-7 साल लगा के जब तक आप अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करके एक डॉक्टर बनोगे, आप बुढ़े हो चुके होंगे। एंड ये पूरा जर्नी फ्रस्ट्रेटिंग होने वाला है। एंड काफी जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ देता हूँ सब कुछ, यार नहीं हो रहा मुझसे, और उसके बावजूद भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू वांट टू बी अ गुड डॉक्टर यू हैव टू अंडरगो थ्रू ऑल ऑफ दिस। इस वीडियो का मेन मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, बट मेडिकल वर्ल्ड की असलियत को आपके सामने रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि एमबीबीएस का सिलेबस इटसेल्फ बहुत बड़ा होता है। जब आप एक बार नीट यूजी क्लियर करने के बाद एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हो तब आपको पता चलता है कि नीट यूजी तो हलवा था। एक्चुअल खेल तो एमबीबीएस में शुरू होता है। एमबीबीएस में आपको कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, लाइक पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्गाइनी और भी बहुत कुछ। इतना पढ़ना पड़ेगा कि दिमाग खराब हो जाएगा आपका। एंड इट्स नॉट लाइक कि एमबीबीएस के स्टूडेंट्स पार्टी नहीं करते हैं, मौज नहीं करते हैं। वो भी करना पड़ता है यार, अपने मूड को रिफ्रेश करने के लिए वो सब भी करना पड़ता है। बट द फैक्ट इज कि बाकी स्टूडेंट्स अपने लाइफ में जितना चिल रह सकते हैं, कि एमबीबीएस स्टूडेंट कभी भी अपने लाइफ में उतना चिल नहीं रह सकता। बिकॉज स्टडी मैटर्स अ लॉट। जब आप पे किसी की जान बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देन यू हैव टू बी फुल्ली इक्विप्ड विद नॉलेज। नॉलेज के बगैर आप एक स्टेप भी नहीं बढ़ा सकते इस फील्ड में। बाकी स्ट्रीम्स में बच्चों को शायद अपने फाइनल एग्जाम्स अपने लास्ट सेमेस्टर के सिलेबस पे ही देना पड़ता हो, बट यहाँ एमबीबीएस में आपके जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको आपके तीनों सेमेस्टर्स के सिलेबस के बेसिस पे एग्जाम देना होता है। प्लस नीट पीजी का जो एग्जाम होता है उसमें आपके 4 साल का जो सिलेबस रहता है उसके बेसिस पे आपको एग्जाम देना पड़ता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स गोइंग टू बी रियली हेक्टिक व्हेन यू सेट फॉर नीट पीजी एंड आप इतने सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स के साथ compete करोगे। नीट पीजी वाला कंसेप्ट या फिर एमबीबीएस के प्रोफेशनल एग्जाम्स अपने आप में हेक्टिक तो होते ही है। प्लस आप अगर अपने स्कूल में टॉपर रहे हो एंड आपके 90% के नीचे कभी मार्क्स आए नहीं है तो आप ऐसा मत सोचना कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद भी सिनेरियो ऐसा ही रहेगा। हो सकता है कि आपको 80% आ जाए, 75% आ जाए, पर ये भी आपको तब आएंगे जब आपका लक बहुत ज्यादा अच्छा हो। मतलब काफी सारे बच्चे तो 50% पे अटक जाते हैं और काफी सारे बच्चे तो पास भी नहीं कर पाते एमबीबीएस में। इट्स दैट टफ। प्लस अभी सिचुएशन ऐसा है कि अभी जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स नीट पीजी के लिए बैठने वाले हैं उनको इंटर्नशिप के लिए एटलीस्ट कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है। वो इंटर्नशिप कम से कम फ्री में कर सकते हैं, उसके लिए उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। बट अभी अगर नेक्स्ट आ जाए, अभी जैसे कि 24-25 के बैच से नेक्स्ट आने की संभावना है, तो अगर नेक्स्ट इंट्रोड्यूस हो जाए तो इंटर्नशिप करने के लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब जो स्टाइपेंड पहले आपको ऐसे ही मिल रहा था अब वो आपको वो ऐसे नहीं दी जाएगी, उसके लिए भी यू हैव टू क्वालिफाई एन एंट्रेंस टेस्ट। एंड उसके साथ साथ पीजी के सीट के ऑक्यूपेंसी के लिए भी आपको नेक्स्ट का पार्ट 2 देना पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना आपको आपकी एमबीबीएस की डिग्री नहीं सौंपी जाएगी। इस पॉलिसी ने पूरे मेडिसिन कल्चर को और भी ज्यादा टॉक्सिक बना दिया है, क्योंकि पहले बच्चा सोचता था कि इफ आई क्लियर नीट यूजी तो फिर मैं एमबीबीएस तो कम से कम पढ़ पाऊंगा एंड उसके बेसिस में मैं 6 महीने स्टाइपेंड तो कमा पाऊंगा अपने इंटर्नशिप के बेसिस पे। बट अब वो फैसिलिटी भी आपसे छीन ली जाएगी। अब आपको एक mere स्टाइपेंड कमाने के लिए भी एक अलग सा एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि इजी नहीं रहेगा ऑब्वियसली। उसमें भी काफी लेवल की डिफिकल्टी रहेगी एंड उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ आपको उसमें अच्छा रैंक भी लाना पड़ेगा, बिकॉज उसके बेसिस पे आपको नीट पीजी के भी सीट अलॉट होंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये चीज कितने लेवल पे टॉक्सिक हो गया एंड आपको इसके लिए कितनी ज्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नो वंडर कि लास्ट के कुछ सालों में सुसाइड कल्चर मेडिसिन के फील्ड में काफी ज्यादा बढ़ गया है। काफी सारे कैंडिडेट्स ने सुसाइड करा है एंड काफी सारे कॉलेजेस के बच्चों ने अपनी लाइफ ले ली है, बिकॉज दे कुडंट हैंडल द प्रेशर दैट वाज गिवन टू देम इन द मेडिकल फील्ड। काफी ज्यादा प्रेशर होता है, 24 घंटे किताब लेके आपको बैठे रहना पड़ता है, स्पेशली एग्जाम्स जब पास होते हैं तब। काफी सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स के कैंडिडेट्स ने ड्रॉप आउट करा है, उनसे प्रेशर हैंडल नहीं हुआ इसलिए। एंड इट्स नॉट अ जोक, इसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो कि इन्वॉल्व है। काफी सारी चीजों से
कैंडिडेट्स को गुजरना पड़ता है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उठाना पड़ता है जबकि वो मेडिसिन परस्यू कर रहे होते हैं। एमबीबीएस हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो, पूरा प्रोसेस ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाला है क्योंकि एक तो कोर्स का प्रेशर रहता है, ऊपर से एमबीबीएस के एग्जाम्स का प्रेशर रहता है, ऊपर से ड्यूटीज़ रहती है, अटेंडेंस का एक मामला रहता है। तो ओवरऑल ये सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाला हो जाता है। ऊपर से जब आप कंटिन्यूसली घिस के अपना एमबीबीएस का कोर्स खत्म करते हो एंड उसके बाद आप इंटर्नशिप में फाइनली स्टेप इन करते हो, तब आपको पता चलता है कि स्टाइपेंड तो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है ही नहीं। स्टाइपेंड एक्चुअली काफ़ी कम है। प्राइवेट कॉलेजेस की तो मैं बात ही छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा कम स्टाइपेंड रहता है इन कंपैरिजन टू द फीस बहुत ज़्यादा होती है, लाइक करोड़ों में कभी कभी चली जाती है। उसके कंपैरिजन में कुछ 10, 12 या 13 हज़ार की स्टाइपेंड ही होती है प्राइवेट कॉलेजेस की। गवर्नमेंट कॉलेजेस की स्टाइपेंड थोड़ी और ज़्यादा होती है, बट ऐसी भी कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी मिल जाए लाइफ में। बहुत बेसिक सी स्टाइपेंड होती है, तो स्टाइपेंड भी बहुत खास कुछ नहीं है। ऐसा कि नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम है, बट हाँ, बहुत लैविश स्टाइपेंड भी नहीं मिलती है इंटर्नशिप जो कर रहे होते हैं उनको। इसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल प्रॉब्लम ये है कि हमारे डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक ड्यूटी करनी पड़ती है, लाइक 30 आवर्स 36 आवर्स की ड्यूटी करनी रहती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है क्योंकि एक इंसान अगर इतने टाइम के लिए रेस्ट किए बिना ड्यूटी करे तो ऑटोमेटिकली वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है एंड उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैम्पर हो जाती है। एंड स्पेशली जब आप एक ऐसे फील्ड में हो जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कहीं भी कोई भी गलत डिसीजन आपके पेशेंट के लाइफ के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, देन यू कांट बेयर सच काइंड ऑफ एन इनडिसिप्लिन लाइफ कि आप रेस्ट लिए बिना ही काम किए जा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट लोड काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड डॉक्टर्स को काफ़ी सारे पेशेंट्स के साथ डील करना पड़ता है। बट इसके लिए डॉक्टर्स कई बार रेस्ट भी नहीं ले पाते हैं। 24 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे डॉक्टर को नॉन स्टॉप ड्यूटी करनी पड़ती है एंड इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोई लैविश सा रेस्ट रूम अरेंज किया जाता है या फिर उनके रेस्ट के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, ऐसा बात भी नहीं है। कभी कभी तो डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट के बिस्तर के नीचे ज़मीन पे सो जाते हैं रेस्ट लेने के लिए या फिर अपने डेस्क पे बैठे बैठे सो जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा दुखद बात है क्योंकि एक लाइफ केयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अगर एक बेसिक फैसिलिटी ना मिले रेस्ट करने के लिए तो फिर वो काम कैसे करेंगे ठीक ठाक तरीके से। एंड इतना कुछ होने के बावजूद भी जब एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर सब कुछ मान लेता है, चुपचाप अपना काम करता है इस वजह से कि वो पेशेंट्स को एक बेहतर लाइफ दे सके, वो इस देश के लिए कुछ कर सके, वो अपने स्किल्स को पेशेंट्स की भलाई के काम में ला सके, तो फिर अचानक एक दिन ऐसी न्यूज आ जाती है जिससे पूरा देश हिल जाता है। It's been 33 days since the horrific RG Kaur rape and murder case came to light. On August 9, the body of a 31-year-old trainee doctor was found in Kolkata's government-run RG Kaur Medical College. Protests on the streets of Kolkata and even across the country began, demanding justice for the victim. सो इट्स इक्वली विजिबल कि ना ही हमारे देश के हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, इट्स ऑल्सो क्लियरली विजिबल कि हमारे देश के मेडिकल फैसिलिटी में वर्किंग कंडीशंस भी सेफ नहीं है। सिक्योरिटी बढ़ाने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है एंड आई एम डैम श्योर कि हमारे जो अथॉरिटीज़ है वो फ्यूचर में इस पर बहुत अच्छे से काम करेंगे एंड हमें एक बेटर सर्विस देखने को मिलेगी। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आप नहीं डरते हैं एंड आपके अंदर वो जुनून अब भी है कि नहीं, मैं एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनना चाहता हूँ, मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इवन दो इतनी सारी फैसिलिटीज़ लैकिंग है, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना जी जान लगा के काम करने वाला हूँ, देन वेलकम टू द फ्रेटर्निटी माई फ्रेंड, यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड डॉक्टर। अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अ गुड डॉक्टर, बिकॉज एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो अपने ऊपर अपने पेशेंट्स की लाइफ को प्रेफर करता है। एंड अगर आप वैसे सोचने वाले हो, अगर आपका थॉट प्रोसेस वैसे काम करता है कि मुझे जो भी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पेशेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए, देन दैट मेक्स यू अ गुड डॉक्टर। बस यही मेंटालिटी आपको मेंटेन करनी है इस पूरे जर्नी में। बाकी ऐसा नहीं है कि जर्नी सिर्फ आपको पेन देगा, इस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे खुद एज अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ाई करने में मज़ा आता है, दोस्तों के साथ चिल करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सब कुछ है इस MBBS लाइफ में, जितना आप चिल करोगे उतनी आप पढ़ाई करोगे उतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, एक नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एंड वो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर दुनिया को बता पाओगे। उसमें भी अपना ही मज़ा है, उसमें भी अपना ही अलग सा फील है।
तो आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, एंड इस वीडियो के बेसिस पे आप ये जज कर पाओगे कि वेदर यू आर केपेबल एनफ टू बी अ डॉक्टर और नॉट। एंड अगर आपको लगता है यू केपेबल एनफ टू बी अ डॉक्टर इवन आफ्टर एवरीथिंग यू हैव हर्ड आउट ऑफ दिस वीडियो, then welcome my friend, you're going to be a really good doctor. And if you like this video then do press the like button, do subscribe the channel, and मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ. So till then, bye.